नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की मेन क्लास पर जाने से पहले अपन देखते हैं वही दो शब्द। तो दो शब्द जो अपन पहले पारिभाषिक शब्दावली के देखते हैं, उनमें आज आपके समक्ष कौन से शब्द हैं। तो देखिए, पहला शब्द है APPRAISE यानी एप्रेस। क्या होता है एप्रेस? मूल्यांकन को ही एप्रेस कहा जाता है और एवेल्यूशन भी इसे कहा जाता है, परंतु ये एक नया शब्द है। तो एप्रेस अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इवेल्यूशन कोई नहीं पूछता, आजकल एप्रेस पूछा जाता है। तो ये हो गया मूल्यांकन। दूसरे शब्द की यदि बात करें तो दूसरा शब्द आपके सामने है एप्रोप्रिएशन। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एप्रोप्रिएशन। क्या होता है ये? शाब्दिक अर्थ की यदि बात करें एप्रोप्रिएशन की, तो शाब्दिक अर्थ होता है विनियोजन। विनियोजन। और विनियोजन क्या होता है? विनियोजन का मतलब होता है सही तरीके से या उचित ढंग से। अब उचित ढंग से या सही तरीके से किया गया कार्य, अपन कहते हैं ना कि भी इसको विनियोजित ढंग से सफल किया जाए या इसको विनियोजित ढंग से अंजाम दिया जाए। तो इसलिए विनियोजन किसे कहते हैं? अपन एप्रोप्रिएशन को कहते हैं। तो दो शब्द है, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है ये, एक तो एप्रेस और एप्रोप्रिएशन। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी शब्दों में आपके सामने एक शब्द तो है बास्ते। अब बास्ते क्या होता है? अपन अग्नि को या आग को बास्ते कहते हैं, अग्नि। अब राजस्थानी भाषा में अपन आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो बास्ते बाढ़ लो। बाढ़ना किसे कहते हैं? लगाना को। और बास्ते आग, तो आग लगाना ही क्या होता है? बास्ते बाढ़नो। तो इसलिए यहाँ पर बास्ते क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। और उसके बाद एक और शब्द जो अक्सर काम में लेते हैं, जेवड़ी। अब जेवड़ी किसे कहते हैं? जेवड़ी रस्सी को कहते हैं। रस्सी होती है उसके लिए कहते हैं भी जेवड़ी लाना। तो इस प्रकार से ये है आज के आपके चार शब्द, जिनमें दो राजस्थान भाषा के, दो पारिभाषिक शब्दावली के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन अपने मेन क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में आपके सामने जो चार शब्द है उनमें एप्रेस यानी मूल्यांकन, एप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन, बास्ते यानी आग और जेवड़ी अर्थात रस्सी। तो ये चार शब्द हुए आज की क्लास के। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, और आगे अपन बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और मेन टॉपिक में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे विशेषण शब्द। विशेषण को अपन बहुत ही अच्छे ढंग से देख रहे थे। और विशेषण में अपनों ने देखा था, कहां तक देखा था? टॉपिक की यदि बात करें तो विशेषण कहते किसे हैं? विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहते हैं। भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उनमें से जो 3 भेद हैं वो अपनों ने क्लियर कर लिए थे। और तीसरा भेद चल रहा था अपना, कौन सा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण अपन कल की क्लास में पढ़ रहे थे और ये थोड़ा सा छूट गया था, अपन इसके भेदों पर थे। तो परिमाणवाचक में अपनों ने देखा था कल की क्लास में कि मात्राओं की निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर इसके भी 2 भेद हो सकते हैं। कौन कौन से? पहले की यदि बात करें तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरे की यदि बात करें तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इनके उदाहरणों की यदि बात करें तो देखिए, यदि मैंने कहा 2 किलो चीनी लेकर आना, तो यहां पर कितनी चीनी? 2 किलो। निश्चितता है
तो इसलिए कौन सा माना जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। उसके बाद दूसरा वाक्य आपके सामने है, थोड़ी चीनी देना। आपके पड़ोसी आपके घर पे आए और उनके घर पे चीनी खत्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी चीनी देना, हमारे यहाँ खत्म हो गई। तो इसलिए कितनी चीनी, थोड़ी चीनी। तो थोड़ी शब्द क्या माना जाएगा, विशेषण शब्द माना जाएगा। और कौन सा विशेषण माना जाएगा, विशेषण माना जाएगा अनिश्चित, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। अब थोड़ी में इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। और आप भी यदि कंजूस हो तो इतनी सी ले जाके दोगे, और कुछ लोग होते हैं ऐसे कि बहुत ज्यादा ले जाकर देते हैं। और वो भी ध्यान रखना, यदि पड़ोसी भी कंजूस हुआ और आपने ज्यादा दिए तो वो दोबारा मांगने भी आ सकता है। ये भी यहाँ पर जीवन जीने का तरीका है। तो यहाँ पर अपन कौन सा देख रहे हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित यानी मात्रा की निश्चितता के आधार पर, और अनिश्चित यानी मात्राओं की अनिश्चितता के आधार पर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन और उदाहरण देखते हैं। अब आगे मैं सिर्फ उदाहरण लिखूंगी, आप स्वयं चयन करेंगे कि कौन सा किस में माना जाएगा, कौन सा विशेषण इस शब्द में माना जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब अपन देखते हैं, वाक्य देखते हैं और उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। तो इनमें यदि अपन उदाहरणों में बात करें तो एक उदाहरण आपके सामने है, रंगीला चावल लेने आया। दूसरा वाक्य आपके सामने है, रणजीत 5 किलो सेब लेकर आया। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि देखिए, सेब जो फल होता है ना, उसको अपन कहते हैं सेब ये होता है एक प्रकार का फल, और अपन सामान्यतः इसको ही बोलते क्या है, सेब। तो सेब क्या होता है, सेब ये युग्म शब्द है। तो सेब का मतलब होता है कि बेसन से बना कोई व्यंजन, बेसन का बना व्यंजन सेव कहलाता है। बेसन का बना व्यंजन क्या कहलाता है, सेव कहलाता है। तो इसलिए यहां पर ये जो फल है उसके लिए अपन जो सेव शब्द काम में लेते हैं वो गलत है, वो सही शब्द क्या है, सेब है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। और यहां पर अपनों ने देखा कि रणजीत क्या लेकर आया, रणजीत सेब लेकर आया। अगला वाक्य देख लेते हैं अपन, रितुल ने कहा मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। एक वाक्य और देख लेते हैं अपन, जेश आजकल रोजाना 2 गिलास दूध पीता है। ये लो, 4 वाक्य आपके सामने, बिल्कुल नए वाक्य हैं। आपको चयन करना है कि इनमें कौन कौन से विशेषण माने जाएंगे। देखिए, रंगीला चावल लेने गया, रंगीला कैसा लेने गया, कोई उत्तर है नहीं है, कैसा कैसी कैसे का उत्तर नहीं। रंगीला कितना चावल लेने गया, कहीं कोई जवाब मिल रहा है नहीं। तो यहां पर देखिए, रंगीला किसी का नाम है इसलिए क्या है, संज्ञा है। चावल भी किसी का नाम है इसलिए संज्ञा। लेना और जाना क्या है, क्रिया शब्द। विशेषण है कहां, एक्टिव होकर पढ़िए क्लास में। ये नहीं है कि भाई लाइन से अपन चलते आ रहे हैं तो बस टोन चलती रहे, नहीं। यहां पर इस वाक्य में कोई विशेषण शब्द ही नहीं है।
ठीक है। उसके बाद रणजीत कितने सेब लेकर आया? 5 किलो। तो 5 किलो यहां पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब सेब गिनती में 5 लेकर आया है या 5 किलो लेकर आया है? तो वो गिनती में नहीं लेकर आया, वो तौल में लेकर आया है। वो तौल में लेकर आया है, तब अपन इसको किस में मान सकते हैं? परिमाणवाचक में मान सकते हैं। यदि गिनकर 5 सेब लेकर आता तो वो किस में चला जाता? संख्यावाचक में। ये अपनों ने देख ही लिया। अब ये 5 किलो लेकर आया तो परिमाणवाचक में। अब 5 किलो निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित है, तो इसलिए ये किस में जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। उसके बाद रितुल ने कहा कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए। रितुल ने कहा कितना दूध चाहिए? थोड़ा। अब थोड़ा है तो यहां पर देखिए कितना का उत्तर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है विशेषण शब्द तो होगा ही। और थोड़ा दूध चाहिए। अब दूध गिना जा सकता है? नहीं, या तो मापा जाएगा या तोला जाएगा। तो यहां पर है वो दूध, थोड़ा दूध चाहिए, तो यहां पर माप की निश्चितता नहीं है, तो यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। ठीक है। जयेश आजकल रोजाना 2 गिलास दूध पीता है। जयेश आजकल कितना दूध पीता है? कितना पीता है? तो 2 गिलास। अब कितना का उत्तर आ रहा है, तो ये विशेषण शब्द तो है। कभी कभार है ना, कुछ अभ्यर्थी तो स्वयं ही वैज्ञानिक बन जाते हैं। जैसे ही नया शब्द देखा, नहीं ऐसा तो विशेषण शब्द देखा ही नहीं, तो ये विशेषण है ही नहीं। या तो ऐसे, और या फिर इस प्रकार के वाक्यों में भी विशेषण ढूंढ लेते हैं कि हाँ भाई चावल विशेषण कर दिया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और ट्रिक आपके पास है ही, कैसा कैसी कैसे, कितना कितने कितने, तो आप उनसे कर सकते हो। तो यहां पर कितना? 2 गिलास। 2 गिलास फिक्स है, उसका निश्चित है, तो इसलिए यहां पर कौन सा माना जाएगा? निश्चित। और चूंकि दूध गिना नहीं जाता, इसलिए यहां पर परिमाणवाचक जाएगा, और परिमाणवाचक में भी कौन सा जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। उम्मीद करती हूं कि परिमाणवाचक विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको और भी चीजें अच्छे से समझा दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूं कि देखिए रीट एग्जाम को देखते हुए, हालांकि रीट एसआई दोनों की एग्जाम के लिए डेट निश्चित कर दी जा चुकी है, तो रीट एग्जाम को देखते हुए अपनी साइकोलॉजी व शिक्षण विधियों की क्लास भी चलती है, तो आप उन क्लासेस में भी जुड़ सकते हो। डेली सुबह 6 बजे साइकोलॉजी की क्लास आ जाती है, और उसके बाद 8 बजे अपनी ये चल ही रही है, और उसके बाद 10 बजे आपकी शिक्षण विधियों की भी क्लास रहती है। तो यदि आप रीट की एग्जाम दे रहे हैं तो साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन क्लासेस में आइए, और शिक्षण विधियों की स्पेशली क्लास वहां पर चलती है, जिसमें सभी की सभी खाली शिक्षण विधियां ही होगी, अन्य कोई भी सब्जेक्ट वहां पर नहीं करवाया जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने 3 विशेषण के भेद है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद बढ़ते हैं अपन चौथे भेद की तरफ। तो चौथा भेद कौन सा माना जाता है? अपनों ने जब विशेषण के भेद देखे थे उस समय देखा था सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, अब ये क्या है? पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि मैंने जब ट्रिक लिखवाई थी आपको, तो नोट लगाकर लिखवाया था शुरू में पहली क्लास में कि कैसा कैसी कैसे, कितना कितनी कितने का उत्तर विशेषण शब्द होता है। ठीक है। दूसरी बात कि कैसा कैसी कैसे का उत्तर सदैव कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है, वो भी मैं नोट लगाकर लिखवा चुकी हूं। तीसरी बात, कितना कितनी कितने, कितना कितनी कितने, इन तीनों का उत्तर क्या होता है? इन तीनों का उत्तर सदैव या तो संख्यावाचक माना जाएगा और या फिर परिमाणवाचक माना जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर इसमें 2 विशेषण शब्द आएंगे, 2 प्रकार के विशेषण शब्द आएंगे।
अब चूंकि आपने देख लिया कि कितना कितनी कितने का उत्तर मिल रहा है, तो विशेषण शब्द है और ये भी निश्चित हो गया कि संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। फिर आप उनमें देख लो कि वो गिना जाने वाला है तब तो संख्यावाचक, और मात्रा यदि है या नाप माप तोल है तो वहां पर कौन सा चला जाएगा, परिमाणवाचक चला जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक विशेष बात और देखिए, पहली जब अपन गुणवाचक विशेषण पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गुणवाचक विशेषण एक बहुत बड़ा टॉपिक है या गुणवाचक विशेषण है, उसमें सबसे अधिक शब्द आते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, तो यदि इस प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो पहली बात तो अपने पास ट्रिक है कि कैसा कैसे कैसे का प्रश्न कर लेना, उत्तर सदैव विशेषण होगा और कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक। दूसरी बात देखिए, सार्वनामिक विशेषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वनाम के शब्द होते हैं, विशेषण का काम करने लग जाते हैं, तो ये तो विशेषण है ही नहीं, इसको तो छोड़ दो। ठीक है। संख्यावाचक की यदि बात करें, संख्यावाचक विशेषण की, तो इसमें गिनी जाने वाली चीजें आएगी, गिनी जाने वाली चीजें आएगी या वस्तुएं आएगी, गिनी जाने वाली वस्तुओं की विशेषता बतलाने वाले शब्द होंगे। और परिमाणवाचक की यदि अपन बात करें तो परिमाणवाचक में कौन सा होता है, नापने मापने व तोलने वाली पदार्थों की विशेषता बतलाई जाएगी। क्लियर है। इसमें गिनती होगी, अपन सीधा समझ जाएंगे, इसमें नाप माप या तोल होगी, सीधा समझ जाएंगे। जो भी इन दोनों में नहीं जाए वो सारे के सारे किस में जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण बात नोट लगाकर लिख लीजिएगा। कौन सी, जो भी विशेषण शब्द न संख्यावाचक में न परिमाणवाचक में, वो सब के सब आप गुणवाचक में डाल देना। कभी कभार यूं होता है, और एग्जामिनेशन हॉल का तो प्रेशर ही ऐसा होता है कि वहां पर बैठे होते हैं तो दिमाग ज्यादा घूमता है। तो यदि आपका वहां पर दिमाग घूम रहा है तो आप एक चीज याद रखेंगे कि वहां पर आप ये क्लियर कर लेंगे कि बीच संख्यावाचक है या परिमाणवाचक, और इनका अलग से पता चल ही जाएगा, गिनी जाने वाली है या तोली जाने वाली। अब गिनी जाने वाली और तोले जाने वाली नहीं है, सारी की सारी गुणवाचक में डाल दो, कोई चिंता की बात ही नहीं है, कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सर्वनाम शब्द है, ये तो विशेषण है ही नहीं। ये तो सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण का काम करने लग जाते हैं, विशेषता बतलाने का काम करने लग जाते हैं, तब इनको सार्वनामिक विशेषण कह दिया जाता है। इनको अपन संकेतवाचक के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये संकेत करने का काम करते हैं। अब संकेत करने का काम करें तो इसलिए अपन इनको संकेतवाचक विशेषण भी कह देते हैं। तो ये तो सर्वनाम शब्द है, इनकी तरफ तो अपने को देखना ही नहीं है। अब इनकी और इनकी तरफ देखना, इनमें नहीं, वो सारे के सारे इसमें। नोट लगाकर ये चीज लिख लीजिएगा। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे सार्वनामिक विशेषण की तरफ। सार्वनामिक विशेषण क्या कहता है? सार्वनामिक विशेषण कहता है कि भाई इसमें सर्वनाम शब्द आएंगे और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस प्रकार का होगा कि वो विशेषता बतलाने का काम करेंगे, विशेषता बतलाने का काम करेंगे। और जब वो विशेषता बतलाने का काम कर रहे हैं तो वहां पर वो विशेषता बतलाने का काम करने के कारण क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये लो जी, इतनी सी बात है। सर्वनाम शब्द इस प्रकार से प्रयोग किए जाए कि वो विशेषता बतलाने का काम करें, और जैसे ही वो विशेषता बतलाने का काम करेंगे वो विशेषण कहलाएंगे, सर्वनाम नहीं कहलाएंगे। यदि इसकी परिभाषा अपन और अच्छे तरीके से देखें या व्याकरणिक परिभाषा देखें जो आपको अक्सर किताबों में मिलेगी, उस परिभाषा की यदि अपन बात करें तो देखिए, परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है, इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? यदि किसी सर्वनाम शब्द के साथ, यदि किसी सर्वनाम शब्द के साथ संकेतित संज्ञा लिख दी जाए
लिख दी जाए तो वहां वह सर्वनाम शब्द सर्वनाम न कहलाकर विशेषण कहलाएगा। ये लो जी, पुस्तकों में आपको परिभाषा इस प्रकार से मिलेगी कि यदि किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा या सर्वनाम शब्द के साथ संकेतित संज्ञा लिख दी जाए, ये कौन सा तूफान है भाई? किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण होते हैं, तो जाहिर सी बात है संज्ञा या सर्वनाम तो कुछ न कुछ तो आएगा वाक्य में जिसकी वो विशेषता बतलाएगा। तो जहां पर किसी संज्ञा की किसी सर्वनाम शब्द से विशेषता बतलाई जाए, यानी संज्ञा है और उसकी विशेषता बतलाने का काम कौन कर रहा है? सर्वनाम कर रहा है। और वो विशेषता बतलाने का काम कब करेगा? जब संज्ञा के साथ लिख दिया जाए, यानी पहले सर्वनाम आएगा और सर्वनाम के तुरंत बाद, यहां पर हालांकि मैंने पहले लिख दिया है परंतु बाद में, पहले सर्वनाम शब्द आएगा और तुरंत बाद जिस संज्ञा के बारे में बात की जा रही है वो संकेतित का मतलब जिस तरफ संकेत किया जा रहा है, तो सर्वनाम शब्द होगा और सर्वनाम के तुरंत बाद जिस संज्ञा की बात हो रही है उस संज्ञा को भी लिख दिया जाएगा, तो वह सर्वनाम शब्द सर्वनाम न कहलाकर क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इस परिभाषा को समझते हैं। कोई बड़ा तूफान नहीं है, आसानी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे। तो हाँ, यहां पर अगर इस परिभाषा को और भी अधिक सरल तरीके से समझें तो मैं पहले आपके सामने वाक्य लिख रही हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाक्य क्या है? मैंने यूं कह दिया कि वह बैठा है, ठीक है? वह बैठा है, मैंने उसकी तरफ संकेत करके कहा, तो मैंने यहां पर संकेत नहीं होगा, संकेत होगा, ठीक है? हाँ, वह बैठा है, मैंने संकेत किया। अब यहां पर वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। बैठना और होना दोनों के दोनों कौन है? क्रिया शब्द है, कोई संज्ञा नहीं है, तो यहां पर यह सर्वनाम सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम ही कहलाएगा। अब देखिए, वह बालक बैठा है, अब ये वाक्य है, तो वह क्या है? हम जानते हैं सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। बालक क्या है? संज्ञा है, और बैठना और होना अपन जानते ही हैं क्रिया शब्द है। पहली बात तो वह बैठा है, किसकी तरफ? बालक की तरफ। अब बालक की तरफ संकेत करके कहा कि वह बैठा है, वह बालक बैठा है, ठीक है? बालक की तरफ संकेत किया और जिस बालक की तरफ संकेत किया उसके लिए लिख भी दिया कि वह बालक बैठा है। तो संकेतित जिसकी तरफ संकेत किया था उस संकेतित संज्ञा को साथ में लिख दिए जाने के कारण अब यह सर्वनाम शब्द सर्वनाम न कहलाकर क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और चूंकि इसमें संकेत किया और संकेतित संज्ञा साथ में ली, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, यहां पर वह बैठा है तो सर्वनाम शब्द ही रहेगा, संकेतित संज्ञा नहीं आई तो, ठीक है? और देख लेते हैं अपन, और वाक्य यदि अपन देखें तो एक वाक्य आपके सामने है, कोई आपको बुला रहा
है। कोई आपको बुला रहा है, सीधी की बात है, ठीक है। यहां पर कोई है, ये भी सर्वनाम शब्द है, ये भी सर्वनाम शब्द है। बुलाना, रहना, होना, ये तीनों की तीनों कैसे शब्द है? क्रिया शब्द है, ठीक है। ये भी कौन सा है? सर्वनाम शब्द है। और ये भी कौन सा है? सर्वनाम शब्द है। अब यहां पर ये सर्वनाम सर्वनाम रहेगा, क्योंकि जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है उसका नाम नहीं है। मैंने कह दिया कि कोई आपको बुला रहा है, ठीक है। कोई किसकी तरफ संकेत किया जा रहा है? कि कोई व्यक्ति आया है जो आपको बुला रहा है, परंतु उसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दी कि कौन आया है। अब देखिए, इसी वाक्य को अपनों ने यूं लिख दिया कि कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहे हैं या बुला रहा है। यदि छोटा है तो, परंतु ऐसे अगर कोई मिस्टर शर्मा है तो इसका मतलब बड़ा आदमी है, तो अपन बुला रहे हैं लिखेंगे, ठीक है। अब कोई क्या है? सर्वनाम शब्द है, ठीक है। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, और ये तीनों की तीनों क्या है? क्रिया शब्द है, ये अपन जानते हैं। अब किसकी तरफ संकेत किया था? अभी कोई आपको बुला रहा है। अभी तक हमें ये नहीं पता था कि वो कोई कौन है। अभी यूं है कि कोई मिस्टर शर्मा, किसकी तरफ? मिस्टर शर्मा की तरफ संकेत किया गया, और यहां पर मिस्टर शर्मा को लिख भी दिया गया। तो यहां पर ये शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा। और चूंकि सर्वनाम शब्द के साथ जिस संज्ञा की तरफ संकेत किया जा रहा था उसको भी लिख दिया गया, इसलिए अब ये सर्वनाम सर्वनाम न कहलाकर क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और विशेषण भी कौन सा? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो वाक्य और देख लेते हैं अपन इससे संबंधित। हाँ, तो और यदि वाक्य देखें अपन, अब आपके सामने एक वाक्य है, वह शैतान है, वह शैतान है। अब वह सर्वनाम शब्द है, ठीक है। अब शैतानी करना, शैतान होना या सीधा होना, ये तो विशेषताएं होगी, ठीक है। ये क्या हो गया? होना क्रिया होगी। तो ये तो कौन सा मान लिया जाएगा? गुणवाचक विशेषण मान लिया जाएगा, ठीक है। यहां पर ये सर्वनाम है, ये गुणवाचक विशेषण है, और ये क्या है? क्रिया है। अब यहां पर ये सीधा का सीधा सर्वनाम ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी संज्ञा नहीं है। अब मैंने यूं कह दिया कि वह लड़का शैतान है। अब यहां पर ये कह दिया कि वह लड़का शैतान है। इतनी देर तो सीधा कि वह शैतान है। अब जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा था उसके बारे में लिख दिया गया। तो यहां पर वह लड़का, अब वह तो क्या है? सर्वनाम शब्द है, और लड़का कौन है? संज्ञा शब्द है। तो यहां पर सर्वनाम शब्द के साथ संकेतित संज्ञा लिख दी जाने के कारण यहां पर यह सर्वनाम क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और विशेषण कौन सा कहलाएगा? सार्वनामिक, क्योंकि सर्वनाम शब्द है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और यहां पर ये संज्ञा की तरफ संकेत किया गया और वो संज्ञा साथ में आई, तो इसलिए यहां पर इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाएगा। तो ये दोनों ही रूपों में आएगा, या आप इसे सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं या संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, ठीक है। कहीं भी इस प्रकार के शब्द आ जाए कि वह खेल रही है, सीधा का सीधा सर्वनाम, वह बच्ची खेल रही है, तो विशेषण। और कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर मैं आपको बात बता देती हूं कि यहां पर अपनों ने विशेषण के चारों भेद कंप्लीट किए हैं। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि गुणवाचक विशेषण सबसे बड़ा है। सार्वनामिक विशेषण में सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम शब्द आएंगे, ठीक है। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक में जो नहीं जाए वो सारे के सारे अपने को किस में ले जाने हैं? गुणवाचक में। और दूसरी बात, सार्वनामिक विशेषण में सारे के सारे सर्वनाम शब्द आएंगे, और इसलिए
इस विशेषण के भेद को पढ़ने के लिए आपको सर्वनाम पढ़ने बहुत जरूरी है। तो सर्वनाम की क्लास अपनी हो चुकी है, जिसने भी नहीं देखी है वो सर्वनाम की क्लास भी देख ले, ताकि ये विशेषण आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।